कैसे हैं प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल विकास सिविल एकेडमी में। विद्यार्थियों, बाल विकास की कक्षा के साथ आज मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हूं। बाल विकास में इससे पहले हमने काफी कुछ पढ़ रखा था। 2 दिन से कक्षाएं नहीं चल पाई थी, तो आज हम बाल विकास की मानव विकास की अवस्थाएं, मानव विकास की जो अवस्थाएं हैं, जो मुख्य अवस्थाएं हैं, यहाँ से प्रश्न बार बार पूछा जाता है और यूपी टेट में कई बार यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। अक्सर यहाँ से बार जो है प्रश्न पूछ लिया जाता है, जो कि विद्यार्थियों को कई बार फंसा देता है। विद्यार्थी इस सेक्शन को काफी कमजोर सेक्शन समझता है। उसे लगता है कि शायद इसमें कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ से भी अंदर अंदर के जो प्रश्न हैं घुमा फिरा के विद्यार्थियों को परेशान करते हैं। यूपी टेट की परीक्षा के लिहाज से मानव विकास की अवस्थाएं एक महत्वपूर्ण चैप्टर है, तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा बात करेंगे। और एक सूचना है प्यारे विद्यार्थियों आप सभी लोगों के लिए, साइकोलॉजी के बैच से अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमारे ऑनलाइन बैच से, तो साइकोलॉजी का बैच हमारे एप्लीकेशन विकास सिविल एकेडमी जो गूगल प्ले स्टोर पे आपको मिलेगा, वहाँ से जाके आप हमारा ऑनलाइन बैच साइकोलॉजी के लिए स्पेशली आप परचेज कर सकते हैं। तो अगर आपको साइकोलॉजी पूरी पढ़नी है और हमारे ऑनलाइन बैच में पढ़नी है, तो आप गूगल प्ले स्टोर में जाइए, विकास सिविल एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर हमारा साइकोलॉजी का नया बैच हमने लॉन्च किया है, तो आप उसका फ़ायदा उठाइए। तो आगे बढ़ते हैं, क्लास को हम आगे ले चलते हैं और यहाँ हम लोग देखते हैं मानव विकास की अवस्थाओं। मानव विकास की अगर अवस्थाओं की हम बात करें तो मानव विकास की अवस्थाओं को 4 भागों में बांटा गया है। 4 भागों में बांटा गया है। वैसे मनोवैज्ञानिकों ने, कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इसको 5 भागों 6 भागों में भी बांटा है, लेकिन जो मुख्य अवस्थाएं हो 4 भागों में बांटा गया है, जहां से अक्सर प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो मानव विकास की अवस्थाओं में अगर हम बात करें तो सबसे पहली जो अवस्था है वो हमारी अवस्था इन्फेंसी होती है, जिसको हम शैशवावस्था कहते हैं। शैशवावस्था को हम इन्फेंसी कहते हैं, 0 से 5 या 6 साल। कुछ लोग 0 से 5 वर्ष मानते हैं, कुछ मनोवैज्ञानिक, और कुछ मनोवैज्ञानिक 0 से 6 वर्ष मानते हैं। तो इन्फेंसी, इस इन्फेंसी का को जो है शैशवावस्था कहते हैं। यह मनुष्य के विकास की एक बहुत प्रमुख अवस्था होती है, एक मुख्य अवस्था होती है। यहाँ पर दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो बाल्यावस्था, चाइल्डहुड जिसे कहते हैं, यह 6 से 12 साल के जो बच्चे होते हैं, बाल्यावस्था 6 से 12 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं, इस काल को बाल्यावस्था कहा जाता है। उसके बाद टीन एज की बात होती है, जिसे हम किशोरावस्था कहते हैं। ये 12 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष के जो बालक होते हैं, उन बालकों को उनकी जो ये उम्र होती है, उस उम्र को किशोरा अवस्था कहते हैं और ऐसे बालकों को किशोर कहते हैं। ठीक है। अब उसके बाद 18 साल से ऊपर जितने भी लोग होते हैं, 18 साल से ऊपर जितने लोग होते हैं, इनको, इनकी उम्र को पौढ़ा अवस्था कहा जाता है। ठीक है। तो कुल 4 अवस्थाओं में माना गया है। 5 अवस्थाओं की अगर जिक्र मिलता है तो कुछ मनोवैज्ञानिकों ने जो शैशवा अवस्था के पहले की अवस्था जो गर्भावस्था होती है, उसको भी कुछ मनोवैज्ञानिक मान लेते हैं। तो जब मान लेते हैं तो वो 5 अवस्थाएं बताते हैं। तो हम लोग यहाँ पर 4 भागों को हम लोग देख रहे हैं। इन्हीं 4 भागों को हमको अच्छे से समझना है, यहीं से प्रश्न पूछा जाता है। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने गर्भावस्था को भी विकास की अवस्था मान लिया है, तो 5 हो जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। शैशवावस्था 0 से 5 वर्ष या 6 वर्ष। ठीक है। शैशवावस्था की अगर हम बात करें तो मानव विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है। मानव विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है। यहाँ पर क्या होता है, बालक सबसे ज्यादा विकास, सबसे ज्यादा जीवन में सबसे ज्यादा विकास अगर होता है तो शैशवावस्था में ही होता है। ठीक है। अब वो बात अलग है कि बालिकाओं के केस में अलग होता है, लेकिन शैशवावस्था में जो विकास होता है वो बहुत तीव्र होता है। अब अगर उस विकास की बात करें
तो विकास में अगर देखा जाए तो फ्रायड महोदय ने ये कहा है कि जो शैशवावस्था होती है किसी बालक के विकास की नींव होती है। अर्थात जिस प्रकार हम कोई इमारत बनाते हैं, कोई घर बनाते हैं, तो जब हम कोई घर बनाते हैं तो उसकी जो नींव होती है वो जितनी मजबूत नींव होती है उतना ही मजबूत घर बनता है। उसी प्रकार जब भी कोई बालक शैशवावस्था में उसके ऊपर जितना हम ध्यान दे देंगे, उसको हम जितना गाइडेंस कर देंगे या फिर उसको जितना हम निर्देशन दे देंगे, जितना हम उसका ध्यान रखेंगे, उतना ही उसकी नींव मजबूत होगी और उतना ही वो व्यक्ति, वह बालक आगे बढ़ जाएगा सफलता की ओर। तो फ्रायड महोदय कहते हैं कि जो शैशवावस्था होती है वो किसी बालक के विकास की नींव होती है, यह एक मुख्य अवस्था होती है। इसी बात पर शैशवावस्था के लिए वाटसन महोदय ने भी यही कहा था। वाटसन महोदय ने कहा था कि तुम मुझे कोई भी बालक दे दो, कोई बालक दे दो, शैशवावस्था का कोई बालक दे दो, तुम जो कहोगे मैं उसको वो बना दूंगा। अर्थात वाटसन महोदय ने ये कहा था कि बालक जो है कच्ची मिट्टी का घड़ा होता है। शैशवावस्था का जो बालक होता है वह एक कच्ची मिट्टी का घड़ा होता है। उसको जैसे आप ढालना चाहोगे, जिस प्रकार ढालना चाहोगे, जो आप बनाना चाहोगे, जो उससे आप करवाना चाहोगे, आप उसको वह स्वरूप दे सकते हो। बालक को आप कौन सा स्वरूप देंगे यह आपके ऊपर निर्भर करता है। इसीलिए शैशवावस्था को एक बहुत ही महत्वपूर्ण आयु माना गया है। बालकों का इसमें जो है तीव्र विकास होता है। आगे हम बात करें तो जो बालक होते हैं, बालक शैशवावस्था का जो बालक होता है वह क्या होता है, दूसरों पर निर्भर होता है, अपरिपक्व होता है। अर्थात उसको कोई जानकारी ज्यादा नहीं होती है, वह अपने काम के लिए दूसरों पर निर्भर होता है। दूसरों पर, क्योंकि दूसरों को उनको बताना पड़ता है कि चलो सुबह हो गई है ब्रश कर लो, चलो अब नहा लो, मतलब बात बात पर बालक को हर चीज समझाना पड़ता है। हर बात के लिए उसको एक मोटिवेशन देना होता है, उसको आगे की ओर ले जाने के लिए उसको हर एक चीज बहुत अच्छे तरीके से समझाना होता है। क्योंकि इस अवस्था का जो बालक होता है वह बालक अपरिपक्व होता है, वह परिपक्व नहीं होता है और दूसरे के ऊपर निर्भर रहता है। अपने किसी भी काम को करने के लिए वो जो है दूसरे व्यक्ति के ऊपर निर्भर रहता है। तो आगे हम लोग देखते हैं, फ्रायड ने कहा था कि मानव विकास की नींव क्या होती है, शैशवावस्था होती है। ठीक है। वाटसन महोदय ने क्या कहा था कि मुझे बालक दे दीजिए और जो आप कहेंगे मैं वो बालक को बना दूंगा। ठीक है। शैशवावस्था की विशेषताएं, ध्यान देने वाली बात यह है कि जो शैशवावस्था की विशेषताएं होती है प्रश्न यहीं से पूछा जाता है। ठीक है। प्रश्न क्या होता है, यहीं से पूछा जाता है। शैशवावस्था की विशेषताओं में जो पहली विशेषता है शारीरिक विकास एवं तीव्रता। ठीक है। शारीरिक विकास एवं तीव्रता। तो जो शैशवावस्था का बालक होता है उस बालक का जो शारीरिक विकास होता है वह क्या होता है, सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक होता है। शैशवावस्था में शारीरिक विकास सबसे अधिक होता है। शारीरिक विकास की गति बहुत तीव्र होती है, इतनी ज्यादा तीव्र होती है कि जीवन में इतनी तीव्र कभी नहीं होती है। तो शारीरिक विकास की तीव्रता इसमें बहुत तेजी से होती है। बालक बहुत तेजी से उसका शारीरिक विकास होता है। दूसरा है मानसिक क्षमताओं में तीव्रता। मानसिक क्षमताओं में तीव्रता, शैशवावस्था का बालक मानसिक क्षमताओं में उसकी तीव्रता होती है। अर्थात वह किसी भी कोई भी बात हम उसको बताते हैं तो वह तुरंत जो है उसकी मानसिक क्षमता उसका जो है तुरंत उस ग्रहण कर लेता है। उसका ध्यान, उसका प्रत्यक्षीकरण, ये सारी चीजें उसका बहुत तीव्र गति से होता है। अर्थात कोई भी चीज अगर बालक देख लेता है तो तुरंत उसका अनुसरण कर लेता है। और यदि कोई चीज वो कोई बात सुन लिया, अगर मान लीजिए कोई बात सुन लिया या कुछ देख लिया तो वो भूलता नहीं है, वो उसको तुरंत जो है उसका ध्यान, उसका प्रत्यक्षीकरण इतना तेज होता है कि वह तुरंत उसको जो है आत्मसात कर लेता है। बालक उसको आत्मसात कर लेता है, तुरंत जो है उसको किसी अन्य के सामने बोलने का प्रयास करता है। अर्थात जिस प्रकार उसको बोला जाता है उसी प्रकार वह भी बोल देता है। उसका ध्यान इतना तेज होता है कि अगर मान लीजिए उसके सामने कोई तोता आके बोलता है
तो वह तोते की आवाज में भी बोल के बता देता है कि ऐसे। कोई कौवा अगर बोलता है तो कौवे की आवाज में बोल देता है। तो जिस प्रकार उसको जो वो देखता है वो तुरंत सीख लेता है। तो इसलिए कहा गया कि मानसिक क्षमताओं में, बालक की मानसिक क्षमताओं में तीव्रता होती है। इस अवस्था के बालक की मानसिक शक्तियां, ध्यान, प्रत्यक्षीकरण, स्मरण इत्यादि मानसिक शक्तियों का विकास बहुत तीव्र गति से होता है। तो अतएव हम यह कह सकते हैं कि जो बालक होता है, बालक की मानसिक क्षमताओं में तीव्रता होती है। तो ये विशेषताओं में दूसरी नंबर की विशेषता है मानसिक क्षमताओं में तीव्रता। और पहले नंबर की जो विशेषता है वो शारीरिक विकास एवं तीव्रता। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। दोहराने की प्रवृत्ति। दोहराने की प्रवृत्ति, दोहराने की प्रवृत्ति बालकों में होती है। शैशवावस्था का जो बालक होता है, अक्सर आपने देखा होगा कि जो है दोहराने की प्रवृत्ति होता है। अगर वो कोई एक बात बोल दिया, एक दो बार दोहरा दिया, तो फिर उसको दोहराएगा, 10-10 बार दोहराएगा। मान लीजिए अगर वो कुछ भी कह रहा, अगर मान लीजिए पानी कह दिया, तो पानी 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 ही करता रहेगा। 2-4-10 मिनट पानी पानी ही करेगा। कोई भी अगर उसको कुछ, कोई गीत थोड़ा सा गुनगुना दिया, तो कम से कम उसको जो है 17 बार उस गीत को गुनगुनाने, तुरंत गुनगुनाएगा, बार 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 बार, भूलेगा नहीं। ऐसा करने में जो शैशवावस्था के बालक होते हैं उनके अंदर दोहराने की प्रवृत्ति होती है। और जब वो दोहराते हैं तो उनको बहुत अंदर से महान आनंद की अनुभूति होती है। तो इसलिए अनुभूति होती क्योंकि उनकी प्रवृत्ति होती है, उनकी प्रवृत्ति ही ऐसी होती है कि अगर कोई चीज बोल दिए एक बार तो बराबर उसको लगातार बोलते चले जाएंगे। दोहराने की प्रवृत्ति होती है। तो जब भी कोई बालक अगर कोई बार बार दोहरा रहा है, कोई चीज बार बार एक ही बात को कह रहा है, तो समझ जाना चाहिए कि बालक के अंदर दोहराने की प्रवृत्ति होती है। ठीक है। अब क्या होता है कि बहुत बार अगर बालक कोई दोहरा रहा है ना, तो अगला अगर सोच लेता है कि अरे ये तो बालक ठीक नहीं, उसको डांट देते हैं। अक्सर जो बड़े जो होते हैं, उसके बड़े घर में जो भी लोग होते हैं वो डांट देंगे कि बड़ी देर से क्या बोल रहा है ना। तो वो प्रवृत्ति होती है। फिर उसके बाद जिज्ञासा की प्रवृत्ति। जिज्ञासा की प्रवृत्ति की अगर हम बात करें तो बालकों में, जो शैशवावस्था के बालक होते हैं, इनमें बहुत जिज्ञासु होते हैं। अक्सर वो कोई चीज, नई चीज, उनके लिए पूरी दुनिया नई होती है। जब भी वो कोई चीज नई देखते हैं तो उसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। उसको सोचते हैं कि ये क्या है, इसका क्या मतलब है, ये इससे हमें क्या लाभ है, और उसके बारे में पूछेंगे कि क्या है, क्यों है। इस तरह के प्रश्न बार बार करते हैं। बालक के अंदर जिज्ञासा होती है। पौराणिक कथाओं में अगर हम जाएं तो बजरंगबली जो हनुमान जी हैं हमारे, ये भी जब बालपन में अपने शैशवावस्था में थे तो इनको भी सूर्य को देख करके जो है क्या की अनुभूति हुई, जिज्ञासा की प्रवृत्ति हुई। जिज्ञासा की प्रवृत्ति के कारण उस सूर्य के समीप पहुंच गए और भगवान सूर्य ने जो है उनको, उनकी जिज्ञासा का अंत किया, उनकी जिज्ञासा को शांत किया। तो बालक बहुत जिज्ञासु होते हैं, वो जानने के उत्सुक होते हैं। उनके आसपास की पूरी दुनिया, उनके आसपास की जो भी वातावरण होता है वो सब बालक के लिए नया होता है। वो पहली बार बालक उसको देखता है, तो जब पहली बार देखता है तो उसके लिए सब अचरज भरी दुनिया होती है। आश्चर्य, हर जगह आश्चर्य, जहां देख रहा है बालक वहीं आश्चर्य। तो अब सोचिए, आपको हर एक चीज नई नई दिखाई दे एकदम। जब आप नई नई देखेंगे तो आप हर जगह आप सोचेंगे कि ये क्या है, ये क्या है। बालक भी इसी प्रकार सोचता है। और जब बालक इस प्रकार सोचता है तो फिर क्या के प्रश्न करता है, ये क्या है, ये क्या है, ऐसा क्या है, इसमें क्या है। बालक अगर कोई खिलौना पा जाता है तो उस खिलौने को पहले खेलता है, फिर उस खिलौने को तोड़ के खोल के देखने का प्रयास करता है। फिर बालक सोचता है कि आखिर इसके अंदर क्या है। बच्चे पहले के आज से 10 साल पहले जो बालक होते थे, तो जब वो देखा करते थे, आज तो बालक क्या कर रहा है, जैसे ही पैदा हुआ नहीं
कि 3-4 महीने बाद उसको मोबाइल देखने के लिए 3-4 महीने में वो देखना शुरू कर देता है। पहले जब मोबाइल नहीं था तो घरों में टीवियां होती थी ब्लैक एंड व्हाइट, उसको बालक देखा करते थे तो उनके अंदर जिज्ञासा होती थी कि अरे इतने ढेर सारे आदमी इसके अंदर कैसे हैं। तो जिज्ञासा की प्रवृत्ति बालकों के अंदर होती है और शैशवावस्था के बालकों के अंदर सबसे ज्यादा जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है। बालक कोई भी वस्तु उसके संपर्क में आती है वह उनके अंगों को अलग अलग स्पर्श करता है, उसको तोड़ता है, उसको पटकता है, उसको तोड़ने का प्रयास करता है, उसके अंदर देखने का प्रयास करता है कि वास्तव में इसका सत्य क्या है, क्या इसका सत्य है। बालक क्या और क्यों शब्दों का प्रयोग करता है उसकी वास्तविकता का पता करने के लिए और अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए। तो यहां से हमने देखा कि दोहराने की प्रवृत्ति और जिज्ञासा की प्रवृत्ति। अब देखते हैं पर निर्भरता। पर निर्भर बालक क्या होता है? बालक पर निर्भर होता है, वो दूसरों के ऊपर निर्भर होता है, वो अपने काम के लिए स्वयं के प्रति जो है दूसरों उसकी जिम्मेदारी नहीं होती है, उसके लिए उसकी सेवा की जिम्मेदारी दूसरों की होती है। वह पर निर्भर होता है, वह अपने से कोई काम नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन बालक शैशवा काल का बालक अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी समझता है। वह यह समझता है कि जो हूं मैं ही हूं, मेरे अलावा कोई कुछ नहीं है। और बालक हमेशा यह सोचता है कि मैं हमेशा आकर्षण का केंद्र हूं, लोग केवल मुझे ही देखें, लोग केवल मेरी बातें करें, लोग केवल मेरी ही सेवा करें, उसके आस पड़ोस के जो लोग हैं, उसके रिश्तेदार, उसके जो माता पिता हैं, उसके जो भाई बहन हैं, वो सब केवल उसे ही देखें, उससे ही बातें करें, उसके लिए ही काम करें। वह चारों तरफ से केंद्र बिंदु बनना चाहता है। बालक यह नहीं सोचता है कि जितने भी रिश्तेदार, पड़ोसी, माता पिता, बड़े भाई जो हैं, ये मेरे अलावा किसी और को प्रेम करें। बालक चाहता है कि सभी लोग केवल मुझसे प्रेम करें। और यदि बालक के सामने कोई किसी और अन्य बालक को कोई व्यक्ति प्रेम करता है तो ऐसे में बालक को क्या होती है? ईर्ष्या होती है। तो बालक के अंदर स्वप्रेम की भावना होती है। परनिर्भरता तो होती है, लेकिन उसके अंदर स्वप्रेम की भावना होती। वह चाहता है कि जितने लोग हैं केवल मुझे ही प्रेम करें, केवल मुझे ही देखें, केवल मेरे पास ही रहें, कहीं ना जाएं और केवल मेरी सेवा में लगे रहें। तो ऐसा जो बालक होता है उसके अंदर स्वप्रेम की भावना होती है, खुद से प्रेम। और केवल मैं ही हूं, मैं ही सत्य हूं। बालक कहता है कि मैं ही सत्य हूं। देखिए, शैशवावस्था का जो बालक होता है, बालक में स्वप्रेम की भावना पाई जाती है। बालक चाहता है कि उसके माता पिता और सगे संबंधी केवल उसे ही प्रेम करें, केवल उसे ही प्रेम करे, किसी अन्य को नहीं। ऐसे बालकों को केवल अपनी वस्तु प्यारी होती है। और फ्रायड महोदय ने कहा कि ये जो बालकों के अंदर स्वप्रेम की जो भावना होती है, ये नर्सिज्म है। ये क्या है? नर्सिज्म। नर्सिज्म शब्द की उत्पत्ति एक पौराणिक कथा से है, एक पिछली कथा से। पहले अगर देखा जाए तो रोम देश का एक राजकुमार था। वह राजकुमार एक बार शिकार करने जंगल में गया। शिकार के लिए राजकुमार इतना आतुर था कि वह जंगल में जाके एक जगह छुप जाता है, मगर शिकार को छोड़ता नहीं है। होता क्या है, धीरे धीरे ज्यादा समय बीत जाने पर राजकुमार को प्यास लगती है और राजकुमार प्यासा होकर के पानी की तलाश करने लगता है कि कहाँ पानी मिलेगा, कहाँ उसकी प्यास बुझेगी। राजकुमार एक झील में पहुंचता है और जैसे पानी के पास पहुंचता है, राजकुमार पानी में देखता है और पानी में राजकुमार स्वयं को देख लेता है। और स्वयं को देखते ही यह कहा जाता है कि बालक को अपनी परछाई से प्रेम हो गया और बालक वहीं पर बैठ गया। उस झील में कूद के बालक वहीं पर अपना दम तोड़
दिया, अर्थात अपनी परछाई के लिए ही उसे प्रेम हो गया था और वो अपनी परछाई के चक्कर में झील में दम तोड़ दिया। बालक की लीला वहीं समाप्त हो गई। उस बालक का नाम नरसित था, नरसित था, नरसित। तो नरसित से वहीं पर नरसिज्म शब्द की उत्पत्ति हुई। नरसिज्म अर्थात स्वप्रेम की भावना। इस कहानी से नरसित नाम के बालक से नरसिज्म शब्द की उत्पत्ति हुई, जिसका मतलब यह होता है कि स्वप्रेम की भावना। स्वप्रेम की भावना, बालक स्वयं से प्रेम कर लेता है। तो यहां से जो प्रश्न पूछा जाता है यूपी टेट में, वो ये प्रश्न पूछा जाता है कि नरसिज्म से क्या आशय है, स्वप्रेम की भावना से है कि किससे है। इस तरह की जो है ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे और नरसिज्म का मतलब पूछ लेगा, मतलब क्या होता है। फ्रायड ने नरसिज्म किसे कहा, ठीक है, नरसिज्म का मतलब होता है स्वप्रेम। चलिए, पौराणिक कथा हमने सुना दी आपको। अब उसके बाद है संवेगों में प्रदर्शन। संवेगों में प्रदर्शन, तो बालक में संवेग बालक जब उत्पन्न होता, जब पैदा होता है तो केवल एक ही संवेग होता है और वो होती उत्तेजना। उत्तेजना बहुत बड़ी चीज होती है। उत्तेजना यदि आपके पास है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। संवेगों में एक बड़ा महान संवेग होता है उत्तेजना। आप कोई काम आपको कठिन लगता है, लेकिन अगर संवेग आपके पास उत्तेजना है ना, तो इस दुनिया का कोई भी काम आपको कठिन नहीं लग सकता। तो बालक जब शैशवावस्था में आता है ना, तो उसके पास मात्र एक ही संवेग होता है और वो है उत्तेजना। बाद में बालक जैसे 2 साल का पूरा हो जाता है तो बालक के अंदर क्रोध, भय, प्रेम, पीड़ा, ये 4 संवेग और उत्पन्न हो जाते हैं। ये चारों संवेग 2 साल बाद उत्पन्न होते हैं और 0 से 2 साल के बीच में बालक केवल उत्तेजना होता है बस, और कुछ नहीं, और कोई संवेग नहीं होता। और तो कह रहे हैं कि संवेगों के प्रदर्शन में शैशवावस्था के बालक में जन्म के समय क्या होता है, केवल एक ही संवेग होता है। ठीक है, संवेगों में प्रदर्शन, इस समय क्या होता है, संवेगों में प्रदर्शन होता है। उसके बाद काम प्रवृत्ति। काम प्रवृत्ति, शैशवावस्था का जो बालक होता है उसके अंदर काम की, उत्तेजना की प्रवृत्ति पाई जाती है। अब एक ही संवेग होता है, वो होता है उत्तेजना, और शैशवावस्था का जो बालक होता है उसके अंदर काम की प्रवृत्ति पाई जाती है। अब वो बात अलग है कि जो शैशवावस्था का बालक होता है वो अपनी अभिव्यक्ति नहीं कर पाता है, और अगर अपनी अभिव्यक्ति करता भी है तो क्या काम करता है, अपने अंगूठे को चूस करके अपनी अभिव्यक्ति जाहिर करता है, अथवा स्तनपान करके अपनी अभिव्यक्ति जाहिर करता है। लेकिन जो शैशवावस्था का बालक होता है उसके अंदर काम की भावना होती है, काम की प्रवृत्ति तीव्र होती है। ठीक, तो यह भी क्या है, काम की प्रवृत्ति, काम प्रवृत्ति उसके अंदर होती है। ये प्रश्न पूछा गया यूपी टेट में कि काम की प्रवृत्ति निम्नलिखित में से किस अवस्था के बालक में पाई जाती है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, और इनमें से कोई नहीं, या इनमें से सभी। तो इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। तो काम की प्रवृत्ति में अगर हम बात करें तो प्रवृत्ति अति तीव्र पाई जाती है, लेकिन बड़ों की तरह अभिव्यक्ति नहीं कर पाते हैं। जो शैशवावस्था के जो बालक होते हैं वो बड़ों की तरह अभिव्यक्ति नहीं कर पाते हैं, अपने अंगूठे को चूस करके और स्तनपान करके जो है अपनी अभिव्यक्ति कर लेते हैं। अब बालकों में ओडिपस भावना ग्रंथि पाई जाती है। ओडिपस, अरे बड़ी खतरनाक। देखिए, जो बालक होते हैं उनमें ओडिपस भावना ग्रंथि पाई जाती है। ओडिपस याद रखने में बड़ा, देखिए
अगर हम BOY लिखे ना, BOY और GIRL, ठीक है, BOY में अगर हम देखेंगे तो यहां से अगर हम O लेंगे, O, तो O से हो जाएगा ओडिपस। तो बॉय में जो पाया जाता है, यानी बालक में जो पाया जाता है, वह ओडिपस भावना ग्रंथि पाई जाती है। और गर्ल में यानी बालिका में जो पाया जाता है, वह पाई जाती है इलेक्ट्रा भावना ग्रंथि। ठीक है। ओडिपस भावना ग्रंथि का काम क्या होता है? ओडिपस भावना ग्रंथि बालकों के अंदर पाई जाती है। यह भावना ग्रंथि, इसका काम क्या होता है? भावना को जागृत करता है। और किस प्रकार की भावना को जागृत करता है? जो बालक होते हैं, बालकों के अंदर अपनी मां से प्रेम की भावना को जागृत करते हैं। यानी जो भी बालक होगा वो अपनी मां के प्रति प्रेम की भावना में होगा, यानी उसका जो झुकाव होगा वो अपनी मां के प्रति होगा, उसका जो लगाव होगा वह अपनी मां की प्रति होगा। ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शैशवावस्था के बालक जो होते हैं उनकी भावना ग्रंथि, ओडिपस भावना ग्रंथि सक्रिय होती है। और जब तक ओडिपस भावना ग्रंथि सक्रिय होती है ना, तब तक उसका प्रेम जो है अपनी मां के प्रति ही होता है। इसके विपरीत अगर हम इलेक्ट्रा की बात करें, यानी लड़कियों में जो भावना ग्रंथि होती है उसकी अगर हम बात करें, तो इलेक्ट्रा भावना ग्रंथि क्या करती है? जो बालिकाएं होती हैं तो उनका जो झुकाव होता है वह अपने पिता की ओर होता है। ठीक। तो इसी से संबंधित एक पौराणिक कथा है, और यहां से प्रश्न जो है यूपी टेट में पूछे जाते हैं। ठीक है, कि बालिकाओं में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? इलेक्ट्रा। और बालकों में कौन सी भावना ग्रंथि पाई जाती है? तो वो है ओडिपस। याद करने के लिए इस तरह आप कर सकते हैं, BOY, Y से ओडिपस, GIRL तो I से इलेक्ट्रा। इसको हम याद कर, ताकि हमें भूल ना जाए, क्योंकि चीजें जब पढ़ते रहेंगे धीरे धीरे भूलती हैं। अब देखिए पौराणिक कथा। ठीक। पौराणिक कथा में क्या है? ये पौराणिक कथा जो है ग्रीक देश की है। तो ग्रीक देश का एक राजकुमार होता है। उसके पिताजी के शासन काल के समय क्या होता है कि बहुत तीव्र मात्रा में जो है दुश्मनों का आक्रमण हो जाता है। दुश्मन धावा बोल देते हैं और काफी मात्रा में नरसंहार हो जाता है। क्या हो जाता है? नरसंहार हो जाता है। तो ऐसे में जो राजा होते हैं ग्रीक देश के, उन राजा की जो है उसमें मृत्यु हो जाती है युद्ध के दौरान। और जो बालक होता है, राजकुमार जो होता है, राजकुमार को राजा घोषित कर दिया जाता है। राजकुमार बहुत छोटा होता है, और जो राजकुमार होता है इसकी ओडिपस भावना ग्रंथि सक्रिय होती है। ओडिपस भावना ग्रंथि सक्रिय होने के कारण इस राजकुमार का अपनी माता के प्रति जो झुकाव था वो अत्यधिक था। राजकुमार के पास जैसे ही सत्ता राजकुमार के हाथों में आई, राजकुमार ने क्या काम किया? अपनी मां से ही विवाह का प्रस्ताव कर दिया और अपनी मां से विवाह कर लिया। ठीक है। उसके बाद जैसे ही ये शैशवावस्था वाला उसका जो है बीता समय, उसकी जब ओडिपस भावना ग्रंथि, जब जैसे ही उसका बंद हो गया ओडिपस भावना ग्रंथि काम करना, वैसे ही उसे अपनी गलती का एहसास होता है, और इसके दंड स्वरूप में वह बालक अपनी आंखों को फोड़वा लेता है। तो इस कथा से हमें यह पता चलता है कि शैशवावस्था के जो बालक होते हैं उनके अंदर ओडिपस भावना ग्रंथि होती है, जिसके कारण उनका झुकाव अपनी माता की तरफ अधिक होता है, और बालिकाओं का झुकाव अपने पिता की ओर अधिक होता है, जिसका मुख्य कारण होता है इलेक्ट्रा भावना ग्रंथि। अब देखिए नैतिक भावना का अभाव। जो शैशवावस्था का जो बच्चा होता है ना, शैशवावस्था का जो बालक होता है वो नैतिकता को नहीं मानता है, यानी नैतिक भावना का उस पर अभाव होता है। नैतिक भावना का क्या होता है? अभाव होता है।
नैतिकता उसके अंदर नहीं होती। ठीक है, अब क्या है, वह अनुशासन तोड़ना चाहता है, अनुशासन में नहीं रहेगा। आप अनुशासन रखेंगे, वो अनुशासन में रहना नहीं चाहता, क्योंकि अनुशासन वो नहीं मानता। ईमानदारी से उसको कुछ लेना देना नहीं, ईमानदारी गई चूल्हे भाड़ में, तो ईमानदारी से उसे कोई मतलब नहीं, क्योंकि शैशवावस्था का है, उसको पता नहीं ईमानदारी कौन सी चिड़िया का नाम है, उसको ये पता नहीं कि अनुशासन क्या होता है, उसको बस आराम का मामला, शैशवावस्था के बालक के लिए आराम का मामला होना चाहिए और उसको हर हाल में खुश रहना चाहिए। बालक कहता है कि मुझे खुश रहना है बस, और मुझसे कोई मतलब नहीं। तो नैतिकता का अभाव होता है ऐसे बालक में, नैतिकता का अभाव यानी अनुशासन खत्म, ईमानदारी कोई मतलब नहीं, सत्य बोलना, सत्य से उसको कोई लेना देना नहीं, उसकी जो मर्जी होगी वो बोलेगा, यानी ये सारी नैतिकता उसके अंदर नहीं होती है। ठीक है, नैतिकता उसके अंदर नहीं होती है। तो जो शैशवावस्था की मुख्य चारित्रिक विशेषताएं जो थी वो हमने मुख्य बता दिया है। यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं और बार बार यहीं से प्रश्न रिपीट भी हुए हैं। तो जैसा भी है, आप लोग अगर हमें देख पा रहे हैं, हमें सुन पा रहे हैं, तो जो भी आपके सुझाव है आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। और अगर आपको लेक्चर हमारा अच्छा लगा हो, आप इसे शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह सीडीपी के लेक्चर आप तक पहुंचते रहें। और सुपर टेट, यूपी टेट, सुपर टेट, ये सभी की तैयारी मन लगा के करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। धन्यवाद प्यारे दोस्तों, जय हिंद।